Hello, dear students. Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's class, we will discuss some questions related to your chapter solutions. So let's start with our first question. So first question is, if molality of the dilute solution is doubled, the value of molar depression constant KF will be। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो किसके इक्वल होता है? दैट इज योर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। दैट इज द फर्स्ट आपकी वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नेचर ऑफ एलिमेंट या नेचर ऑफ सब्सटेंस पे आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड नहीं करती। अब क्वेश्चन ने बोला कि मोलैलिटी को हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। दे आर आस्किंग कि इसमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, कहते हैं इसमें क्या चेंज आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। देखो ये चीज है कांस्टेंट, ये आपके डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। इसकी वैल्यू डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो चाहे आपने मोलालिटी को डबल कर दिया, चाहे उसको हाफ कर दिया, आपका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है दैट विल रिमेन्स अनचेंज्ड। ध्यान रखना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, वो आपका डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। उसकी वैल्यू कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा? आपका डी ऑप्शन, दैट इज योर अनचेंज्ड। सेकंड क्वेश्चन, द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आपका कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए आपका, ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? BaOH ट्वाइस। तो ये आपका कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है बेरियम 2 पॉजिटिव में, +2 हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ से मिलते हैं। तो जो आपका वांट ऑफ फैक्टर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, जितने आपके आयंस प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो, डिवाइडेड बाय इनिशियल, आपका जो इनिशियल में कितने थे। तो आपके देखो कितने आयंस प्रोड्यूस हुए यहाँ से, एक बेरियम आयन, दो हाइड्रोक्साइड, टोटल कितने प्रोड्यूस हुए? 3। स्टार्टिंग में कितना था? वो एक ही था। तो 3/1 कितना बन गया? 3। तो आपका यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए? दैट इज योर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस, a 100 डिग्री सेल्सियस है, the vapor pressure of a solution is 6.3 gram of a solute in 100 gram water is 732 mm. If the value of Kb, that is your molar depression, molar elevation constant, also known as your abelioscopic constant, they are asking about the boiling point of the solution क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो एक सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पे बढ़ जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट द चेंज या एलिवेशन जो जितना आया वो किसके इक्वल होता है? आपके एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हम मोलैलिटी को क्या कैलकुलेट करेंगे। मोलैलिटी क्या होती है आपकी? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। देखो अब क्वेश्चन में सल्यूट मेंशन नहीं किया कि कौन सा है, तो जब तक आपको सल्यूट मेंशन नहीं होगा तो उसके आप मोल्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका मास तो यहाँ पे गिवन है आपको, दैट इज योर 6.5 ग्राम। बट उसका मोलर मास जब तक नहीं पता चलेगा देन आप मोल्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो आपको दूसरा कोई मेथड देखना पड़ेगा जिससे आप मोल्स ऑफ सल्यूट को कैलकुलेट कर सको। अब देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया है सोल्यूशन का, कितना दिया आपको वेपर प्रेशर सोल्यूशन का? 732 mm, है ना। और आपको एक्चुअल में कितना होता है आपका? 760 mm। आपकी जो फर्स्ट कॉलिगेटिव है दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सल्यूट। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, पी नॉट कितना है? 760, आपका बाद में कितना है? 732 डिवाइडेड बाई 760 इक्वल टू, देखो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सल्यूट का। सल्यूट के तो हमें पता नहीं, एन ले लीजिए। टोटल किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के आप मोल फ्रैक्शन मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको गिवन है 100 ग्राम में 100 ग्राम है आपको सॉल्वेंट गिवन है, तो इसके मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे कितने मोल्स आएंगे, 5.55। तो इस इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आपने सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ से जो आपकी n की वैल्यू है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वो कितने आ जाएंगे, 2.12। कितने आ जाएंगे वो, 2.12। अब ध्यान रखना ये जो मोल्स आपके आए हैं दैट इज इन द 100 ग्राम सॉल्वेंट में। 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपके 2.12 मोल्स आए हैं सल्यूट की। पर आपकी मोलालिटी क्या होती है, 1000 ग्राम में कितने हैं। तो 1000 ग्राम में कितने आएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देना। दैट इज आपकी जो मोलालिटी है सोल्यूशन की वो कितनी है, 21.2। 21.2 अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो आपका जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, केबी की वैल्यू 0.52 इंटू 21.2। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1.1 डिग्री सेल्सियस। तो इतने का चेंज आ गया। और आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फाइनल कितना था, इनिशियल कितना था। तो फाइनल आपका फाइंड करना है आपको। इनिशियल 100 डिग्री सेल्सियस था आपका, क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस में है तो मैं इसमें सेल्सियस ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 1.1, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 101.1 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। जस्ट इन पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। सोल्यूशन चैप्टर में आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, और आपके वांट ऑफ फैक्टर से यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने इस चैप्टर में इस क्वेश्चन सीरीज में इंक्लूड किए हैं। तो ये आपको ध्यान से यहाँ पे सीखने हैं। नेक्स्ट है, आपको पीए एंड पीबी वेपर प्रेशर गिवन है ऑफ योर कंपोनेंट ए एंड बी। आपका बाइनरी सोल्यूशन है। एक्स वो बोल रहे हैं आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें टोटल वेपर प्रेशर बताइए क्या होगा। तो आपका जो टोटल प्रेशर होगा सिस्टम का वो किसके इक्वल होगा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। और हमें रोल्स लॉ से पता है वेपर प्रेशर सोल्यूशन का किसके इक्वल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के और उसके इनिशियल प्रेशर के, उसके इनिशियल वेपर प्रेशर के जो उसके प्योर फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान में देखना, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है सभी को इन्होंने एक्सप्रेस किया है इन मोल फ्रैक्शन ऑफ योर ए। तो यहाँ पे आप एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से आप एक्स बी की वैल्यू क्या निकाल लो, 1 माइनस एक्स से। तो यहाँ पे आप पुट कर दो। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे थोड़ी बहुत इक्वेशन को क्या करना, रीअरेंज करना। जैसे ही इक्वेशन आपकी रीअरेंज होगी तो यहाँ से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो फाइनल इक्वेशन यहाँ से आपकी बनेगी वो क्या आ जाएगी आपका, दैट इज पी ए, सॉरी यहाँ पे पी ए था, पी ए माइनस पी बी नॉट। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन बन जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। ध्यान क्या रखना था, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। सो बाय रोल्स लॉ आपका जो कंपोनेंट में सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म, है ना। तो उसको बस रीअरेंज करना था आपको और आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आंसर क्या बन जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ कंपाउंड डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन में। तो ये देखो एक पॉइंट ध्यान में रखना, अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपका डिसोसिएट होता है तो डिसोसिएट होने से आपके आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। और मैंने बताया था कि आपकी आई वैल्यू क्या होती है, जितने आयंस प्रोड्यूस हुए डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में कितने थे। तो आयंस बढ़ गए तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो आई वैल्यू क्या आएगी आपकी, ग्रेटर देन 1 आएगी फॉर डिसोसिएशन। तो अगर आप एसोसिएशन की बात करते तो उसमें मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, मतलब ए प्लस बी मिलके सी बना रहे हैं, तो फाइनल कम हो गई। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कम हो गया आपका, सॉरी न्यूमिनेटर क्या हो गया वो आपका, न्यूमिनेटर की वैल्यू कम हो गई, मतलब जो आयंस प्रोड्यूस थे वो कम हो गए। और जो स्टार्टिंग मटेरियल थे उसमें आयंस ज्यादा थे, डिनोमिनेटर ज्यादा था, तो उसकी आई वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन 1 होगी। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर कोई आपका सॉल्ट आपको इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो डिसोसिएट हो, तो उसके लिए आई वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर आपका कोई भी गिवन कंपाउंड एसोसिएशन में जा रहा है तो उसके लिए आई वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन 1। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा फिफ्थ का, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, ये क्या बनाएंगे? देखो ध्यान से समझना पहले। जब मॉलिक्यूल आपका प्योरली आपका क्या था, इथेनॉल था, तो इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा क्या थी आपकी, स्ट्रांग थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। जैसे ही इसने आपके एसीटोन आपने इसमें मिक्स किया, तो एसीटोन मिक्स करने से आपके जो इथेनॉल है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। उसकी हाइड्रोजन, हालांकि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी कंपैरेटिवली वीक होगी एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ इथेनॉल। तो जब आपने दो चीजों को मिक्स किया तो उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, वीक हो गई। उनकी बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक हो गई एज कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट फॉर्म। बॉन्डिंग डिक्रीज हो गई। बॉन्डिंग डिक्रीज करने से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उनको तोड़ना आसान हो गया ना, बॉन्डिंग कम हो गई। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर सिस्टम का वेपर प्रेशर बढ़ता है, दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। पॉजिटिव का मतलब बढ़ गया है ना, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, क्योंकि रोल्स लॉ में हम वेपर प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अगर हम फर्स्ट लुक से देखें तो हमें ये लगेगा कि जब दो चीजों को हमने ऐड ऑन किया तो यहाँ पे उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्डिंग वीक हो गई। बट हम ये भूल जाते हैं इसमें कि इथेनॉल में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, और जब आपने इसमें एसीटोन डाल दिया तो एसीटोन इंटरवीन करेगा इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो ओवरऑल सिस्टम की जो बॉन्डिंग है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी, और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड दैट विल शो योर पॉजिटिव डेविएशन। एंड इस तरह के सोल्यूशन जो आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रोल लोड से, उनको हम बोलते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, दैट आर नोन एज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, देखो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपके सल्यूट सल्यूट की इंटरेक्शन, आपके सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन आपस में, और आपके सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं, वो होते हैं आपके आइडियल सोल्यूशन। और जो आपके रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं आपके आइडियल सोल्यूशन। इसमें जो बेसिकली एग्जांपल्स आती हैं वो आती हैं आपकी बेंजीन प्लस टोलुईन, दैट आर एग्जांपल्स ऑफ योर आइडियल सोल्यूशन। या आपके आते हैं ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं आइडियल सोल्यूशन की। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, पहली कंडीशन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होती है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होती है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड द गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है, दैट शुड बी नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ रिएक्शन टू बी अ स्पॉन्टेनियस। तो नॉन जीरो वैल्यू कौन सी होगी आपकी, सेकंड, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर अ रिएक्शन और फॉर अ सोल्यूशन टू बी एन आइडियल वन। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, दैट इज अबाउट योर आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल में क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शंस होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती, उनमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग एंड एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, दे आर नॉन जीरो, वो आपके नॉन जीरो आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में। तो इन पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सोल्यूशन है, मोलैलिटी गिवन है 0.2, इक्वल मोलर मतलब वाई की भी मोलैलिटी सेम है, कहते करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। देखो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं एक्स का ग्रेटर है, तो एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन है वाई से। अब बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के इक्वल होता है, आपका वांट ऑफ फैक्टर इनटू आपके अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी के, है ना। तो अब देखिए के भी तो कांस्टेंट है, मोलैलिटी इन्होंने इक्वल मोलर दे दी, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर ये ग्रेटर है बॉइलिंग पॉइंट इसका, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो वांट ऑफ फैक्टर है I1 फॉर एक्स, वो क्या होगा, बड़ा होगा वाई के कंपैरिजन में। तो अगर वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है एक्स का, दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका स्ट्रांगली डिसोशिएट कर रहा होगा एज कंपेयर टू योर कंपोनेंट वाई। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन, कि जो x है वो आपके डिसोसिएशन में जाएगा। जितना डिसोसिएशन में जाएगा आई वैल्यू ज्यादा होगी, और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मतलब जो फाइनल इंटरेक्शंस हैं
सल्यूट और सॉल्वेंट में वो आपकी डिक्रीज कर गई। तो अभी मैंने बताया था दैट इज योर इथेनॉल एंड एसीटोन। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। देखो बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, ये आपके दोनों एग्जांपल हैं आइडियल के। तो आइडियल सॉल्यूशंस डेविएशन नहीं करते, तो ये तो आंसर नहीं आ सकता। जो आपका सेकंड ऑप्शन है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो ये आपके क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि देखो जैसे ही इन दोनों को ऐड किया तो इसमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है इन दोनों में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से ये क्या हो जाते हैं आपके, स्टेबल हो जाते हैं। जबकि इनिशियली इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं थी इनिशियली, तो जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम थी। पर जैसे ही दोनों को ऐड किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। बॉन्डिंग स्ट्रांग होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से आपका वेपर प्रेशर कम हो गया। और अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो दैट विल शो योर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव द सेम। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक का मतलब है प्रेशर, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनको मैं पाई से डिनोट करता हूं, तो उनमें क्या होता है आपका, उनको हम बोलते हैं आपके आइसोटोनिक। लेट सपोज कि अगर एक का ज्यादा है एक का कम, तो जिसका सोल्यूशन का आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और जिसका कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दे आर नोन एज योर हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इस पॉइंट को बस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ml ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन, उसमें इतना वेट है। ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन आपको गिवन है। मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। तो मैंने अभी बताया कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज इक्वल्स टू सी आर टी। सी इज कंसंट्रेशन, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है, लिख लीजिए 2.57 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन देखो कितनी है, 200 ml में कितने मोल्स आएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और कंसंट्रेशन कितनी होती है 1000 ml में कितनी है, तो 1000 में कितनी आएगी, 1.26 इंटू 5 डिवाइड बाई मोलर मास। सो दैट इज योर कंसंट्रेशन। तो इसमें पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू देखो कितनी है आपकी, आर है आपका 0.083, टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो जस्ट वैल्यू को सॉल्व कर लेना। जैसे ही आप सॉल्व करोगे इसका आंसर कितना आएगा, 61.038 केजी पर मोल आएगा। ठीक है। और अब आपको ग्राम में डिपिक्ट करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 61038 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते 1 मोल ऑफ अ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 3 मोल्स ऑफ अ वाटर एट दिस वन, कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है दैट मीन्स आपका वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, कितना था बाद में कितना हो गया, कितना चेंज आया, दैट इज द लोअरिंग। जब आप उसको डिनोट कर देते हो, डिवाइड कर देते हो विद एक्चुअल के साथ, दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, एंड दैट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कैलकुलेट कर लीजिए, कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो सल्यूट के कितने मोल्स गिवन है यहाँ पे, 1 मोल शुगर का डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर के कितने हैं आपके 3 मोल। तो आंसर कितना बन गया, 1/4। तो 1/4 मतलब 0.25। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो कितना क्वेश्चन इजी था। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है एग्जाम में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो आपका वांट ऑफ फैक्टर है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उनको अच्छे से आपको करके जाना ही जाना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं हमें बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। देखो जो आपका हेनरीज कांस्टेंट होता है ना, एक चीज का ध्यान रखना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम। अब सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, आपकी इंटरेक्शन पे। सोलुबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, आपकी इंटरेक्शन पे। जितनी ज्यादा इंटरेक्शंस होंगी उतनी सोलुबिलिटी ज्यादा होंगी। और अगर आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसमें सोलुबिलिटी वॉन डर वाल इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। और जो आपकी वॉन डर वाल फोर्सेज हैं
वो आपके मोलर मास पे डिपेंड करती हैं। तो जिसका मोलर मास ज्यादा, उसमें वॉन्डरबल फोर्सेस ज्यादा, सोलबिलिटी ज्यादा होगी, केएच कम होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे ज्यादा मास आपका किसका है? ऑक्सीजन का। जिसका मोलर मास ज्यादा, सोलबिलिटी ज्यादा होगी, केएच कम होगा। तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें आपका ऑक्सीजन का केएच कम दिया है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन। देखो आपकी जो हीलियम है दैट इज योर मोनोटॉमिक गैस, तो इनका तो लीस्ट इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। सो दैट इज वाई इनकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम और केएच वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, 0.2 मोलर आपका एक्वस सोल्यूशन है, कहते हैं वो आइसोटोनिक है विद द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो आइसोटोनिक का मतलब वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कैलकुलेट करते हैं NH4Cl के लिए, तो किसके इक्वल होता है? यहाँ पे ये आपका सॉल्ट है, तो यहाँ पे आई वांट ऑफ फैक्टर भी इंक्लूड करोगे, CRT। देखो आई कितना आएगा, इसमें कितने आपके आयंस बनते हैं? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो आई वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 RT। तो आंसर कितना आया? 0.4 RT। तो आपको ये चेक करना है कि गिवन ऑप्शन में से किसका आंसर ए है। आइसोटोनिक का मतलब सेम। तो आपका ए ऑप्शन देखिए, ये किस में कन्वर्ट होगा? 3 सोडियम में प्लस 1 फॉस्फेट में। तो इसकी आई वैल्यू कितनी है टोटल? 4। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? 0.1। तो फॉर्मूला लगाइए, 1 × 0.1 RT। तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 0.4 RT। दोनों सेम है, आंसर कितना आएगा आपका? ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ए ऑप्शन। द लास्ट क्वेश्चन, कहते द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोल शुगर है, 1 मोलर शुगर है, 1 आपका सीजियम क्लोराइड है, और आपका सोडियम सल्फेट है, सभी की 1 मोलर है। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डिपेंड है? देखो सभी फैक्टर सेम है, सिर्फ इनका वांट ऑफ फैक्टर चेंज होगा। शुगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, ये डिसोशिएट नहीं करता, ना ही एसोसिएट करता है। सीजियम क्लोराइड डिसोसिएट होकर 2 आयंस बनाएंगे, इसके लिए आई वैल्यू 2 होंगी। सोडियम सल्फेट आपके 2 सोडियम आयन प्लस 1 सल्फेट आयन फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए आई वैल्यू कितनी होगी? 3। तो इनका रेशियो क्या होगा? 1:2:3। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन। आई होप आपको आज की क्लास के क्वेश्चंस करके अच्छा लगा होगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सोल्यूशन चैप्टर। अगर आप इसी तरह से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल टेस्ट सीरीज, दैट इज स्पेशली फॉर योर मास्टर कैडेट केमिस्ट्री। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। Stay blessed, stay tuned, happy learning.